Good morning, all of you. Welcome to Devasya Online Education. Today, we are going to start with the new chapter of history, chapter 6, Crafts and Industries. We'll start with the introduction part. Pre-British period. The economic growth of a country is attributed to industrialization. The industrial sectors provide employment opportunities and enables a person to earn foreign exchange through an import and export policy. तो जो भी हमारी कंट्री की ग्रोथ होती है वो इंडस्ट्रीज़ की वजह से ही होती है, यानी कि फैक्ट्रीज़ हो गई, फर्म्स हो गई, उसी की वजह से, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो भी बेरोज़गारी है वो हट जाएगी और उसकी जगह पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी एंड दिस विल एनेबल ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टू अर्न मनी थ्रू एन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट policy. The British rule broke down the whole setup of Indian society and economy. When the Britishers started to enter India, they broke the entire Indian society. Even before arrival of machines and tools, the cottage industry flourished and village craftsmen and artisans met their needs through their profession. तो व्हेन देयर वाज नथिंग लाइक मशीन्स वगैरह भी कुछ नहीं थी उस वक्त कॉटेज इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे जो वर्ड कॉटेज इंडस्ट्री इट मीन्स स्मॉल इंडस्ट्रीज विच आर रन एट होम. इट इज़ going to help the craftsmen and the artisans to meet their day-to-day needs. They made clothes, domestic vessels, implements on small scale, ready to use, but with the advent of East India Company, things started changing. The Indian handicrafts declined and the British were responsible for their ruin. तो जो भी ये छोटी कॉटेज इंडस्ट्री थी वो लोग घर पे कपड़े, बर्तन, छोटे छोटे इम्प्लीमेंट्स हो गए, बट एज सुन एज द ईस्ट इंडिया कंपनी एंटर्ड इंडिया द थिंग स्टार्टेड चेंजिंग. इंडियन हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइंड, जो भी इंडियन हैंडीक्राफ्ट की यूसेज थी वो कम होती गई एंड द ब्रिटिश वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर रुइन. हमारी इंडस्ट्रीज़ का ख़राब हो जाना और एकदम से इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स में जो गिर जाना, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स. Decline of Indian handicrafts. Let us find out the reason for decline of Indian handicrafts. East India Company ruled for 150 years. It traded spices, jewelry and textile which fetched it good revenue. तो ब्रिटिशर्स ने हमें 150 years तक रूल किया एंड यहाँ से टेक्सटाइल्स हो गए, यानी कि कपड़े, स्पाइसेस और ज्वेलरी, उन सबको एक्सपोर्ट करते थे और उससे अच्छा पैसा उनके पास आता था. Artisans were forced to make the material that were in demand at a price fixed by the British, which improvised the artisans. Pressure of this kind made the artisan quit their job. तो आर्टिस्ट को बोला जाता था कि तुम उस तरीके के मटेरियल बनाओ और उसी प्राइस में बनाओ जो प्राइस ब्रिटिशर्स फिक्स करेंगे, और इसी वजह से जो आर्टिस्ट थे उन्होंने उनका जो काम था वो बढ़ता चला गया एंड दे स्टार्टेड टू क्विट, मतलब वो लोगों ने अपनी नौकरी छोड़नी स्टार्ट कर दी. Indian products gained demand and the popularity which threatened machine-made goods of the British. तो जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे उनकी डिमांड बढ़ गई थी क्योंकि उनकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी एंड इसी की वजह से जो ब्रिटिशर्स के मशीन मेड प्रोडक्ट्स थे उनकी कोई भी मार्केट में कीमत नहीं थी. The British government took steps to check the inflow of Indian goods by imposing heavy tax and duties on them and stop the export of these goods from India, which gives a final blow to the Indian industries. तो जब ये बात ब्रिटिशर्स को पता चली तो गवर्नमेंट ने एक स्टेप उठाया और उन्होंने इंडियन गुड्स के ऊपर हैवी टैक्सेस लगा दिए और हैवी टैक्सेस लगाने के बाद ही उनका जो एक्सपोर्ट था वो बंद हो गया और इसी के बाद जो इंडियन कंपनी थी उन सब के ऊपर एक फाइनल ब्लो हो गया, यानी कि वो कंपनी धीरे धीरे बंद होती चली गई क्योंकि जितना वो लोग अर्न नहीं करते थे उससे ज़्यादा उनको टैक्स पे करना पड़ता था. Industrialization brought improvement in the British goods and the Act of 1813 abolished the monopoly of trade for the East India Company. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो उन्होंने काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट लेकर आई ब्रिटिश गुड्स में, और जो 1813 का एक्ट था दे एबॉलिश द मोनोपोली, उनकी जो मोनोपोली थी, उनका जो सिंगल रूल था वो ख़त्म हो गया. This made Indian traders face competition with British goods which were cheaper than Indian products and with the duty imposed was heavy. तो ये जो कंपटीशन था ये इंडियन प्रोडक्ट और ब्रिटिश प्रोडक्ट में था, बट इंडियन प्रोडक्ट्स महंगे पड़ते थे इवन दो दे वेर चीप. वो महंगे इसलिए पड़ते थे क्योंकि उनके ऊपर टैक्सेस ज़्यादा लगते थे, इसीलिए. इंडियन आर्टिजन्स कुड नॉट सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड द ब्रिटिश गुड्स वेयर फ्री ऑफ ड्यूटी. तो इंडियन अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकते थे क्योंकि उनके ऊपर टैक्सेस लगते थे, और ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट अच्छे नहीं होकर भी उनकी प्रोडक्ट की सेल होती थी. उसका रीज़न था कि द टैक्सेस वेयर low.
Finally, the support of Indian rulers, nobles and zamindars was lost because they had themselves lost their powers to British. तो जो सपोर्ट था इंडियन रूलर्स को, यानी कि जो बड़े नवाब थे, बड़े राजा थे, उनको जो सपोर्ट था और उनका जो पावर था वो ख़त्म होते गया बिकॉज उनका सारा पावर ब्रिटिशर्स ने ले लिया. दैट यू हैव सीन इन दी अर्लियर चैप्टर वेयर आई हैव टॉट यू अबाउट बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ Buxar. It is evident that under British rule the Indian handicraft industries declined steadily. तो it is a proof that जब भी ब्रिटिशर्स ने हमें रूल किया तो हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे बंद होती गई और ख़त्म होती गई. This declining trend of the indigenous industry is known as de-industrialization. जब इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है तो हम लोग उसे इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्ड से नेम देते हैं, और जब भी इंडस्ट्रीज गिरती है या कम होती जाती है तो दैट इज़ नोन एज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. Next, growth of modern industries. Miserable condition. Miserable means the very worst condition. बहुत ख़राब condition of the peasants and craftsmen forced the British to take action to solve the problems of the affected craftsmen. उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि अब ब्रिटिशर को कोई ना कोई एक्शन लेकर उन्हें ट्रीट करना पड़ा था, यानी कि उनके लिए कुछ अच्छे एक्शंस लेकर उन्हें सॉर्ट आउट करना था, उन्हें वो बुरी कंडीशन से निकालना था. Famine Commission was set up in 1880 which recommended the revival of the Indian cottage industries. Famine मतलब जब जहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है या सूखा पड़ जाता है तो वहाँ पर हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक कमीशन सेटअप की थी कि जितने भी फार्मर्स हैं जो ये लोग ये तकलीफ से फेस हो रहे हैं तो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प देम टू कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम और इंडियन इंडस्ट्रीज़ को वापस से सेटअप करना है. Imperial Department of Commerce and Industries was established in the year 1905 as per the demand of the Indian National Congress. उस वक्त कांग्रेस का पावर था तो दे flourished the Commerce Department and the Industrial Department. स्वदेशी मूवमेंट encouraged the use of indigenous goods. तो जो स्वदेशी प्रोडक्ट्स थे, जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे, उनको एनकरेज कर दिया गया और जो फॉरेन प्रोडक्ट्स थे उनकी यूसेज जो थी वो बंद कर दी. लेट अस लुक एट द इंडस्ट्रीज दैट ग्रू ड्यूरिंग दिस पीरियड. Bengal Coal Company was established, after which many coal mining centers were started. 100 coal mines by the end of the 19th century. तो ये सारी चीज़ें जब हुई, बहुत सारी कमीशन सेटअप हुआ, बहुत सारा सपोर्ट मिला, तो उसके बाद सबसे पहली कंपनी थी बंगाल कोल कंपनी और उन्होंने स्टार्ट किया था 1843 में और 19th सेंचुरी के ख़त्म होते होते उनके पास 100 कोल माइंस जितना हो चुका था. उसके बाद जूट इंडस्ट्रीज़ वो भी 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी. फर्स्ट जो इंडस्ट्री थी वो रिश्रा में स्टार्ट हुई नियर कैलकाटा एंड देयर वर अराउंड 20 जूट मिल्स इन इंडिया. फिर उसके बाद थी शुगर इंडस्ट्रीज़, 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुई और इंडिया सबसे ज़्यादा बड़ा शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्री बन गया वर्ल्ड में. देन यू हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ दैट एस्टैब्लिश्ड इन 1911 बाय टाटास इन अर्स्टवाइल बिहार नाउ झारखंड. तो आयरन और स्टील की भी इंडस्ट्री आ गई थी झारखंड में, जो पहले बिहार में थी, जैसे अभी हम लोग झारखंड भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री. प्रैक्टिस ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ कॉटन इन इंडिया इज़ एज ओल्ड एज मैनी अदर क्राफ्ट. तो ये जो हम लोग स्पिनिंग और वीविंग करते हैं गांधी जी के टाइम से चलता आ रहा है और ये सबसे ज़्यादा पुराना क्राफ्ट है. वी कैन ट्रेस बैक इट्स ओरिजिन फ्रॉम द हरप्पन सिविलाइजेशन. अगर हमें इसके बारे में बहुत कुछ जानना है तो यू कैन come to know through the Harappan civilization. Evidence of spindles, needles and pieces of cloth indicate that Harappan people had knowledge of weaving and spinning. तो जब भी हम लोग पुराने सिविलाइजेशन से हम लोगों के पास अगर कुछ इन्फॉर्मेशन निकलती है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, तो अगर ये नीडल्स है, सुई हो गए, कपड़े के टुकड़े हो गए, तो ये सारी चीज़ें हमें बताती है कि हरप्पन पीपल वेर अवेयर ऑफ दी स्पिनिंग एंड वीविंग. In the ancient textbooks and Vedic literature, reference is made to methods of weaving and the centers of textile in central India. तो अगर हम लोग पुरानी कोई वेद लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसमें रेफरेंस दिए हुए हैं कि क्या क्या मेथड्स थे वीविंग के और उनके सेंटर्स कहाँ कहाँ थे, वो भी बताया हुआ है. Growth of textile industry. Textile means the cloth industry is also due to availability of jute, silk and cotton in abundance. तो कपड़े की इंडस्ट्री कब ग्रो होगी? जब हमारे पास जूट का कल्टीवेशन होगा, सिल्क का होगा और कॉटन का होगा तब. ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग इंडियन सिल्क एंड वेरियस अदर कॉटन फैब्रिक्स टू अदर कंट्रीज़. तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने काफ़ी सारे इंडियन कपड़े और काफ़ी कॉटन फैब्रिक्स दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट किए. Much more spoken about the fine muslin cloth of Bengal, Bihar and Orissa.
Places like Kachipuram, Ahmedabad, Aurangabad, Varanasi, Jaipur and Kashmir were some of the known centers in ancient India. तो ये सारी जो states है ये काफ़ी ज़्यादा known centers है for the cloth. Each place has its own unique design and pattern which carried the identity of its place. हर एक place का अपना एक unique design है, एक अलग pattern है जो उस place की एक अलग identity show करता है. Coming of machine-made material gave a blow to hand spinning industries. Many weavers lost their job. तो मशीन्स की आने की वजह से जो काम हाथ से होता था वो बंद हो गया और काफ़ी सारे लोगों की जॉब चली गई. Britishers also imposed taxes on the Indian goods that made it even more difficult for the weavers to manage their business. तो ब्रिटिशर्स के लिए ये जॉब बहुत डिफ़िकल्ट हो गई क्योंकि उनके ब्रिटिशर्स ने उनके इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर हैवी टैक्सेस लगा दिया और वीवर्स जो थे जो कपड़े सिलते थे या बुनते थे इंडियंस उनके लिए अपना सामान बेचना दिन ब दिन डिफ़िकल्ट होता गया. Jamshedji Tata set up the Empress Mill in Nagpur in 1867 in spite of the policy of the British. तो ये सब जानते हुए भी जमशेदजी टाटा ने अपनी इंडस्ट्री को सेटअप किया. काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स थे जो काफ़ी बोल्ड थे और उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ को एस्टैब्लिश किया. कवासजी नाबॉय established the first cotton mill in Bombay and many cotton mills were set up at Solapur, Bombay and Nagpur. So he was the first person to set up the first cotton mill in Bombay, then in later other small states. Swadeshi movement. Swadeshi means use of only Indian products and banning of the foreign products. Gave encouragement to indigenous products and help in the growth of the cotton industry. यानी कि अगर हम लोग अपने प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो हमारी इंडस्ट्रीज फ्लरिश होगी और ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्री जो है वो जो भी ब्रिटिशर्स के जो प्रोडक्ट्स थे वो अपने आप बंद हो जाएंगे एंड दिस विल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज. महात्मा गांधी एनकरेज द यूज़ ऑफ द स्पिनिंग व्हील एंड द क्लोथ स्पन आउट ऑफ इट वॉज कॉल्ड खादी. तो महात्मा गांधी ने चरखे का जो चरखा जो मशीन थी या चरखे का जो कंसेप्ट था उसे इंट्रोड्यूस किया एंड विद द हेल्प ऑफ दैट द व्हील वॉज बीइंग स्पिन्ड एंड द जो भी क्लॉथ उसमें से बनता था इट वॉज नोन एज खादी जो आज भी फेमस है. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट lecture.